हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयरगिवर्स की जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में आप लोग के क्वेश्चंस भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं एंड हम लोग सेशन के एंड में वन बाय वन आप लोगों के साथ भी आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड मैं जल्दी से आप लोगों को zenonco कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बता देती हूँ। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करके अपने क्वेश्चंस और डाउट्स पूछ सकते हो और आपको भी फ्यूचर में होने वाले सारी इवेंट्स के अपडेट्स भी उस पर मिलते रहेंगे। एंड मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। तो आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर सतेंद्र, जो कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर और मेडिकल कैनबिस एक्सपर्ट हैं। मैं अब आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर सतेंद्र Rosetro is an Ayurveda and medical cannabis expert with over a decade of experience in guiding cancer patients. He believes that a holistic and integrative approach increases the overall efficacy of treatment with minimal side effects. Today, we shall be talking about diet and nutrition during and after cancer treatment, role of mental wellness during cancer treatment, relieving pain and stress during cancer treatment, and much more. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर सतेंद्र, हाउ आर यू? हेलो। या हेलो हेलो, डॉक्टर। नमस्ते आस्था जी एंड नमस्ते टू एवरीवन। जैसा कि आस्था जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर सतेंद्र है और मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। सो आई एम हेयर टू डिस्कस सम थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा, जो कि लोगों के ना सिर्फ बीमारियां बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे बेसिक होता है कि एग्जैक्टली आयुर्वेदा क्या होता है और आयुर्वेदा कैंसर की ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करता है? Okay, so Asta ji, I think Ayurveda, most of the people who are living in India, वो काफी लाइक थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं तो थोड़ा बहुत फैमिलियर होंगे आयुर्वेदा के साथ। सो आयुर्वेदा लाइक इटसेल्फ लाइक अगर हम आयुर्वेदा के बारे में बताएं तो आयुष वेदा आयुर्वेदा दैट मीन्स जो साइंस हमें लाइफ के बारे में बताती है। आयु दैट मीन्स लाइफ and Veda that means knowledge. So it is the science which help us to understand or which gives us the knowledge about the life. ये सिर्फ डिजीज एस्पेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। सो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ है क्या। ओके, सो आयुर्वेदा में लाइफ इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम, मतलब लाइक शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम। सो शरीर दैट इज बॉडी, ओके, सत्व दैट इज माइंड, आत्मा दैट इज सोल एंड इंद्रिया दैट इज सेंसेस। सो जब ये 4 फैक्टर्स टुगेदर कंबाइन करते हैं, then only we can enjoy the life at its full. So अब बॉडी उसमें एक फैक्टर है। सो जब तक ये चारों फैक्टर्स प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं होंगे, प्रॉपरली हेल्दी नहीं होंगे, या उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बैलेंस नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं डिजीज कंडीशन। ओके, सो इन चारों फैक्टर्स का जो बैलेंस है उसको हमें मेंटेन करना है इन टर्म्स टू लीड अ लाइक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ। एंड अगर मैं आयुर्वेदा के बारे में बताऊं तो लाइक साइंस काफी पुरानी है, लाइक मोर देन 5000 years ओल्ड। सो आयुर्वेदा का मेन एम क्या है इसमें, लाइक स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, मतलब जो लोग हेल्दी हैं हमें उनकी हेल्थ का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना है। कैसे करना है? बाय लिविंग विद नेचर। ओके,
उसको मैं आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है कि जो लोग ऑलरेडी लाइक सफरिंग विद सम डिजीज, तो उनके जो डिजीज है उसको, जो इम्बैलेंस है दोषास का, उसको हमें रिस्टोर करना है इन द स्टेट ऑफ बैलेंस, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज जो है उनको कंटिन्यू कर सके। सो आयुर्वेदा में बेसिकली देखिए, अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो 3 फैक्टर्स होते हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। सो जिनको हम बोलते हैं लाइक दोषास, वात पित्त एंड कफ। सो बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ये 3 दोषा जो है ये उन सब फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो लाइक वाता का अगर मैं बताऊं इन शॉर्ट, सो बॉडी में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट होती है, इट एक्ट्स एज अ लाइक कैरियर और ट्रांसपोर्टर। जो भी मूवमेंट हो रही है बॉडी में वो होती है बिकॉज ऑफ वाता। पित्ता जो है, इट इज द वन लाइक, इट इज द कंट्रोलर, जो लाइक डाइजेशन रिलेटेड या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या हार्मोनल जितनी भी प्रोसेसेस होती है, पित्ता लीड करता है। एंड जो कफा थर्ड दोषा होता है, वो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ओके, लाइक इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। सो ये तीनों जो है वात पित्त कफ इन कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हम इसमें किसी एक को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर हम बात करें कि जैसे आपने पूछा कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कैंसर में कैसे हेल्प करती है, सो आस्था जी, लाइक द थिंग इज, इसमें क्या है कि लाइक हम लोग नॉर्मली लाइक बहुत क्यूरियस होते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, बट ट्रीटमेंट इज सेकेंडरी एज पर मी, अनलेस जब तक हम लोगों को ये नहीं पता है कि उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके पॉजिटिव फैक्टर क्या है, जिसको हम अच्छे से गहराई में जान के उन पॉजिटिव फैक्टर्स को लाइक जो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उनको बैलेंस कर सके, ताकि सिर्फ हम सिम्टम्स को पैसिफाई ना करें, डिजीज को रूट कॉज से खत्म कर सके। सो आयुर्वेदा में बेसिकली लाइक देखिए 3 कॉजेज मैं बताता हूं, जो कि आई थिंक जो बाकी लोग ज्वाइन किए हैं उनको भी नॉट जस्ट इन कैंसर बट लाइफ के दूसरे फेजेस में भी हेल्प करेंगे। सो इसमें फर्स्ट कॉज लाइक जिसको हम त्रिविध हेतु बोलते हैं या 3 कॉजेज बोलते हैं ऑफ द डिजीज। पहला आ गया उसमें असात्म इंद्रियार्थ संयोग, मतलब इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन और कनेक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंसेस। ओके, लाइक हमारे 5 सेंसेस हैं, और लाइक सेंस ऑफ विजन, ऑडिटरी, सेंस और टेस्ट ऑफ परसेप्शन, राइट। सो ऐसे 5 सेंसेस हैं हमारे, और सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है उसका नॉलेज वी परसीव, लाइक बाहर के जो हमारे नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करती है। बट सेंस ऑर्गन्स आर द वन विच आर परफॉर्मिंग, बट द फोर्स बिहाइंड दैट इज सेंसेस। सो ये जो है किस तरह का ये इंफॉर्मेशन परसीव कर रही है, या किस तरह का इंफॉर्मेशन ये रिसीव कर रही है। अगर हम उनका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा वो, अगर हम उसका इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा, अगर हम उसको टोटली यूज ही नहीं कर रहे हैं तो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं तो लाइक अगर टेस्ट का बताता हूं मैं एक एग्जांपल, अगर हम कुछ ऐसा टेस्ट, कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट जिसको हम एक्सेस खा रहे हैं, जैसे स्वीट, अब हम उसका टेस्ट परसेप्शन एक्सेस में कर रहे हैं तो डायबिटीज या दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसका लाइक टेस्ट परसेप्शन लाइक जो ये टंग है सेंस ऑर्गन, उसका अगर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं तो भी हार्मफुल है, अगर इम्प्रॉपर हम उसको परसेप्शन कर रहे हैं तो वो भी हार्मफुल है। इसमें तो इन चीजों को हमें बैलेंस्ड वे में अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करना चाहिए। ओके, दूसरा होता है प्रज्ञा प्रादा, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ब्लेस्फेमी, मतलब लाइक कोई भी चीज होती है मेंटली जो वर्क करती है, वो 3 चीजों पे काम करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं धी, धैर्य एंड स्मृति।
धी दैट मीन्स इंटेलेक्ट, धैर्य दैट मीन्स पेशेंस, एंड स्मृति दैट मीन्स मेमोरी। ओके, सो इन तीनों को हम कैसे यूज कर रहे हैं? जैसे कुछ चीजें होती है कि फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। अब हम सबको पता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, बट स्टिल हम स्मोकिंग करते हैं, राइट? हमें पता है कि उसके ऊपर लाइक वार्निंग लिखा रहता है उसके पैकेट्स के ऊपर, राइट? अल्कोहल के ऊपर भी, या जितनी चीजें होती है। सो नोइंगली जो हम मिस्टेक करते हैं उसको हम इंटेलेक्चुअल ब्लेस्फेमी बोलते हैं। ओके, एंड देन थर्ड वन आ गया जिसको हम बोलते हैं परिणाम या काला। परिणाम काला दैट मीन्स लाइक द टाइम फैक्टर। जैसे हम सीजन के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीते हैं। ओके, अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हैं तो इंडिया में बेसिकली वी हैव 6 सीजन, बट इंडिया के बाहर हम जाएंगे तो नॉर्मली लाइक देयर आर 4 सीजन्स, राइट? इंडिया में हमारे 6 सीजन है। सो उन सीजन के अकॉर्डिंग जो है, हम जैसे अभी विंटर शुरू हुआ है, सो हम अपना ड्रेसिंग, अपना फूड हैबिट्स उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं। जो चीजें हम समर में खाएंगे या पहनेंगे वो चीजें हम विंटर में नहीं करेंगे। सो सेम चीज हम लाइक इन्वायरमेंट के साथ मिलके लाइक बैलेंस करके उसको एक अपने जिंदगी को एक बैलेंस वे में जीने का तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं, सो दे विल लीड टू इम्बैलेंस ऑफ द दोषास। अब ट्रीटमेंट में अगर मैं बताऊं तो लाइक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेदा में हमें ये जानना होता है कि कौन सा दोषा इम्बैलेंस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वाता, पित्ता एंड कफा। ओके, वो दोषा अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो वो शेल्टर कहाँ पे ले रहा है? लाइक हमारी बॉडी में 7 टिश्यूज होते हैं। सो उन टिश्यूज में क्योंकि जो दोषा है उनका एनाटॉमिकली उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, लाइक वाता, पित्ता एंड कफा अगर आपको मैं बताना चाहूं, आई कैन एक्सप्लेन और मेक यू फील, बट उनका एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर नहीं है। सो टिश्यूज जो है वो एनाटॉमिकली प्रेजेंट है, इसलिए जो ये दोषा जब इम्बैलेंस होते हैं, सो दे टेक शेल्टर इन द टिश्यूज। फिर टिश्यूज जैसे कि आ गया हमारा प्लाज्मा, ब्लड, मस्कुलर टिश्यू, फैट टिश्यूज, राइट, बोन टिश्यू, बोन मैरो और रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ये 7 टिश्यूज होते हैं। ओके, सो ये दोषाज इम्बैलेंस होके इन टिश्यूज में शेल्टर लेते हैं और उनके जो फंक्शनिंग होती है उसको इम्बैलेंस करते हैं। अब कैंसर में क्या होता है? कैंसर में मेनली जैसे मैंने शुरू में बताया कि बॉडी में कोई भी मूवमेंट होती है तो वो वात की वजह से होती है, और किसी भी तरह की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है वो कफ की वजह से होती है। सो कैंसर में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सेल्स, जब ये कफा एग्रावेशन होता है मतलब बढ़ जाता है, तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है पर्टिकुलर साइट पे बॉडी में कहीं भी, और फिर वहां पे वो ब्लॉकेज करता है वाता के पाथवे को। सो जिससे हमें नोड्यूल्स, लम्प्स या ट्यूमर्स, राइट, ये सब सेल्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है। सो हमें उन चीजों को एक्नॉलेज करके उसके बेस पे हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अडॉप्ट करना होता है। अब आयुर्वेदा में बेसिकली अगर कैंसर के लिए कहूं तो ऐसे तो बहुत डिफरेंट बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्यूरेटिव अप्रोच अपनाना होता है। जब डिजीज इन द बिगिनिंग होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान भी रहता है, लाइक इन द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि उस टाइम पे दोषा जो होते हैं या जो ये कैंसर सेल्स होते हैं वो शरीर के दूसरे टिश्यूज को या सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ओके, एक लिमिटेड एरिया में होते हैं तो उसको हमें टारगेट करना इजी रहता है। ओके, सो उसके लिए हम जैसे स्पेसिफिक हर्ब्स यूज करते हैं या पंचकर्मा, जिनको हम डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज बोलते हैं। ओके, according to the after analyzing the condition of the patient or the disease, उसके बेस पे हम एक प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डेवलप करके फिर उसको लाइक एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास आ गया एक सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी में क्या होता है कि जैसे इट इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें कि जो पेशेंट है वो दूसरी लाइक वेस्टर्न मेडिसिन जैसे रेडिएशन, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी वो ले रहे हैं, एंड एज अ सपोर्टिव वो आयुर्वेदा थेरेपी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, वो आ गया। तीसरा जो आ गया लाइक प्रोफिलेक्टिक,
प्रोफिलैक्टिक में क्या है कि जो डिजीज है उसको हमें प्रिवेंट करना है, उसको फर्दर स्प्रेड होने से या फर्दर एग्रेवेट होने से। ओके, एंड जो फोर्थ वन आ गया उसमें, फोर्थ वन में क्या हमें अडॉप्ट करना है, पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर मतलब जहां पे हमें पता है कि नाउ देयर इज नॉट मच like in terms to cure the disease, but palliative therapy, it helps to improve the quality of the life. Okay, so ye like according to the disease condition or patient to patient हम ट्रीटमेंट को वेरीज कर सकते हैं, मेडिसिन्स अलग यूज कर सकते हैं। ओके, सो वो टोटली डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर और डिजीज के ऊपर। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से इतना डिटेल में हम लोग को ये समझाया। तो सर मेरा एक ये क्वेश्चन था, लाइक जब कैंसर ट्रीटमेंट्स लोग ले रहे होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, तो उसके साइड इफेक्ट्स काफी हो जाते हैं, है ना। और सबसे उसमें जो सबसे कॉमन होता है वो होता है कि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, वीकनेस बहुत रहती है बॉडी में, या नोजिया फीलिंग होती है, भूख नहीं लगती है। तो क्या आयुर्वेदा इसको मतलब इन साइड इफेक्ट्स को भी मैनेज करने में हेल्प करता है? ओके, सो आस्था जी, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि लाइक आयुर्वेदा में ना कोई स्पेसिफिक लाइक एग्रेसिव थेरेपी या ट्रीटमेंट्स नहीं है। ओके, लाइक जो वेस्टर्न साइंस है उसमें काफी एग्रेसिव थेरेपीज हैं, जैसे कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ। ओके, बट जब भी आप कोई एग्रेसिव थेरेपी के लिए जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स या उसका लाइक बॉडी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको डिस्टर्ब करता है। हर साइंस की अपनी वैल्यूज हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये साइंस अच्छी है और ये अच्छी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हमें लाइक जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिकेशंस है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, चाहे यूनानी और होम्योपैथी, अकॉर्डिंगली हमें उनको अडॉप्ट करना होता है। बेसिकली कोई भी सिस्टम है उनका एक ही एम होता है कि जो पेशेंट है उसको रिलीफ और हेल्प प्रोवाइड करवा सके, राइट। सो ये जो थेरेपीज, जैसे मैंने बताया कि इनका एक एग्रेसिव अप्रोच रहता है जो कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि लाइक जो टिश्यूज मैंने बताए, ओके, जो 7 टिश्यूज, सो बिकॉज ऑफ दीज थेरेपीज उनमें डिप्लीशन हो सकता है। डिप्लीशन इन द सेंस कि लाइक पर्सन मे स्टार्ट लूजिंग वेट। ओके, और लाइक उनके ब्लड काउंट्स जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस हो सकते हैं। ओके, सो दूसरे टिश्यूज भी लाइक इम्बैलेंस हो सकते हैं। सो उसमें हमें अकॉर्डिंगली कौन से टिश्यूज में क्या इम्बैलेंस हो रहा है, ओके, लाइक जैसे पोस्ट कीमो किसी को भूख नहीं लग रहा है, सो हमें वहां पे उनकी डाइजेस्टिव फायर पे वर्क करना है। ओके, क्योंकि आयुर्वेदा में कोई भी ट्रीटमेंट होती है, वी गिव मोर प्रेफरेंस टू डाइजेस्टिव फायर, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं इट अंडरगोज डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद ही वो बॉडी के सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो इसमें हमें लाइक साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए अकॉर्डिंगली क्या वो लाइक साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, किस टिश्यूज और किस दोषा के इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको, जैसे अगर कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड होगा तो उसको हम पित्त दोषा को बैलेंस करने के लिए हमारा मेडिसिनल अप्रोच रहेगा। एंड गुड थिंग अबाउट आयुर्वेदा इज कि अगर इसका लाइक देखिए, एक चीज तो ये है कि थोड़ा स्लो रिजल्ट रहता है, उसको लाइक हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। ओके, और दैट इज द ट्रूथ कि ये बॉडी को टाइम लेता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है उसको सपोर्ट करता है। ये ऑर्गन्स का काम खुद नहीं करेगा, या आपके सिस्टम का काम खुद जाके नहीं करेगा, उनको सपोर्ट करेगा उनका काम अपने आप करने में। जी सर, राइट। तो सर एक ये क्वेश्चन काफी लोगों को रहता है, जो मेडिकल कैनबिस जिसे बोलते हैं, मेडिकल सीबीडी, वो भी आयुर्वेदा के अंडर आते हैं, तो वो एग्जैक्टली exactly क्या होता है और वो कैसे हेल्प करता है? मतलब सुना जाता है, इतना हमने देखा है कि वो पेन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, तो उसके क्या क्या यूजेस हैं कैंसर ट्रीटमेंट में?
ओके, आस्था जी, जो मेडिकल कैनाबिस है अभी पिछले कुछ सालों से काफी मेन टॉपिक, हॉट टॉपिक बना हुआ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैंसर रिलेटेड और दूसरे न्यूरोपैथी डिसऑर्डर्स में भी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी, और पीटीएसडी हुआ, इन सब केसेस में काफी यूज हो रहा है। बट अगर हम इसका हिस्ट्री चेक करें ना, तो ये आयुर्वेदा में पिछले काफी हजारों सालों से यूज होता था। ओके, सो बट उस टाइम पे हम उस नॉलेज को कहूँ कंप्लीटली प्रिजर्व नहीं कर पाए, या बहुत सारी चीजें हमने खो दी, या उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। ओके, सो उसकी वजह से अभी इट इज गेटिंग अगेन फेमस, एंड दिस टाइम द रूट इज कमिंग थ्रू द वेस्ट। ओके, वेस्ट में पहले वो हुआ, एंड नाउ वी इंडियंस आल्सो स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस। सो मेडिकल कैनबिस इट इज प्लांट ही है वो, हर्ब। ओके, सो जो कैनबिस को हम मेडिकली पर्पस के लिए यूज करते हैं, एंड विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, उसको हम मेडिकल कैनबिस बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि जो ये कैनबिस होता है, इसमें दो स्ट्रेन्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को कैनबिस सैटिवा और एक का रहता है इंडिका, और एक थर्ड वन हाइब्रिड है। ओके, सो नेचुरल जैसे सैटिवा और इंडिका है, उनके उतने हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हाइब्रिड है उसके हो सकते हैं। ओके, क्योंकि वो मैन मेड है। एंड इनका अगर मैं बात करूं, तो जो ये इसमें जो ये कैनबिस प्लांट है, इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है कि इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स या कैनाबिनॉइड्स होते हैं। ओके, मोर देन 100 ऑफ कैनाबिनॉइड्स होते हैं इस कैनबिस प्लांट के अंदर। सो इन इंडिया द लीफ एक्सट्रैक्ट इज लीगल, बट फ्लावर or other extracts are still illegal. You can't use other extracts for the medicinal purpose. Specifically, I'm talking in India. So India में आप जो लीफ का एक्सट्रैक्ट है उसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें जैसे मैंने बताया कि ऐसे तो बहुत सारे कैनाबिनॉइड्स हैं, बट मेनली जो यूज किए जाते हैं, जो ज्यादा फेमस है या जिन पे ज्यादा रिसर्च हुआ है कैंसर को लेके, वो है सीबीडी, कैनाबिडोल और टीएचसी, ट्राई हाइड्रोकैनाबिनोल। ओके, जो ये टीएचसी है, ये थोड़ा सा माइंड को अलर्ट करता है। ओके, इट मे गिव अ यूफोरिया काइंड ऑफ फीलिंग्स, और हेलुसिनेशन आल्सो कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है, और जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको बोलते हैं हम CV1 रिसेप्टर और CV2 रिसेप्टर, जो मेन रिसेप्टर है। सो जो CV1 रिसेप्टर है वो इसको रिसीव करता है टीएचसी को, एंड इट इज मेनली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो ये जो है इसका साइको एक्टिव अप्रोच रहता है टीएचसी का। इसकी वजह से पर्सन में फील मेंटल अलर्टनेस, ये आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को बेटर करने में भी हेल्प करता है। अगर कोई लो मूड या डिप्रेशन से जा रहा है, तो उसमें भी काफी अच्छा अप्रोच है, क्योंकि इट हेल्प टू अपलिफ्ट और एलिवेट द मूड। ओके, स्ट्रेस में काफी अच्छा इसका रोल है, एंड स्पेसिफिकली एपेटाइट को स्टिमुलेट करने में काफी अच्छा टीएचसी का रोल है। ओके, और जो दूसरा वो है उसको सीबीडी, सीबीडी जो है वो CV2 रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में होता है वो रिसीव करता है सीबीडी को, और ये जो CV2 रिसेप्टर होता है ये हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स में पाया जाता है। ओके, सो ये सीबीडी जो है कैनाबिडोल, इसका क्या रहता है कि ये इसका साइको एक्टिव इफेक्ट नहीं है। इसका जो इफेक्ट रहता है विदाउट डूइंग मोर साइकिक एक्टिविटीज और मेंटल अलर्टनेस, इट मेक्स यू मोर काम, आपको शांत रिलैक्स्ड बनाता है ये। ओके, और ऑफ कोर्स जो ये सीबीडी है, इसका जो यूज है इन टर्म्स ऑफ स्लीप, अगर किसी को स्लीप रिलेटेड इश्यूज है या कोई एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो उन सब केसेस में इट हेल्प उनको थोड़ा काम डाउन, पीसफुल और रिलैक्स करने में मदद करता है। इसके साथ में इनका जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज भी है। जैसे कैंसर में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सो ये सीबीडी जो होता है उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, एंड
फर्दर इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन, लाइक जो कैंसर सेल जो स्प्रेड करने लगते हैं आफ्टर इन द एडवांस स्टेजेस, तो उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड इसका स्किन और डाइजेस्टिव लाइक गट रिलेटेड हेल्थ में काफी अच्छा रोल है सीबीडी का। सो टुगेदर जब हम इस कैनाबिस को दूसरी लाइक आयुर्वेदा हर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं, तो हम कुछ लाइक इसमें बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अगर मैंने कुछ मिस किया तो प्लीज आप क्वेश्चन का नहीं मुझे। नहीं, ओके। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में इतना अच्छे से समझा रहे हैं। सर, एक ये डाउट रहता है काफी लोगों को, जब पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब वो एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, उसके साथ में अगर वो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जिसमें मेडिकल कैनबिस भी है, तो क्या उससे उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? या मेडिकल कैनबिस से रिलेटेड लोग बोलते हैं ना कि उन्हें ऐसा तो नहीं है कि नींद बहुत ज्यादा आएगी, या एक बोलते हैं कि एडिक्शन तो नहीं होगा? तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ओके, सो लाइक पहले मैं एडिक्शन पार्ट में बताता हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कहीं हम लाइक ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं। देखिए, ड्रग्स तो हर हर्ब्स है और हर मेडिसिन है। ओके, अगर हम उसको अब्यूज करते हैं तो, जैसे मैंने बताया कि इसमें कैनाबिनॉइड्स जो सीबीडी टीएचसी वगैरह रहते हैं, सो जो टीएचसी है अगर उसको हम बहुत हायर अमाउंट में यूज करेंगे और विदाउट द सुपरविजन ऑफ एनी कैनाबिस प्रैक्टिशनर और एनी आयुर्वेदा डॉक्टर, लाइक उसको किसी भी डोसेज में अनमेजर्ड अमाउंट में हम यूज करेंगे, सो देन इट कैन बी बिकम एडिक्टिव। ओके, लाइक एक्सेस यूज जब हम इसका करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लाइक ये साइकोलॉजिकली एक्टिव करता है, साइको एक्टिव होता है। ओके, सो इट मे लाइक कॉज लाइक this euphoria or hallucination kind of things as well, or if someone don't know, so it can leads to other mental illness as well, और दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं इसकी वजह से। ओके, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग अबाउट टीएचसी। ओके, और जो सीबीडी है, सीबीडी का लाइक उतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहता है एज कंपेयर टू टीएचसी, बट टीएचसी को भी अगर हम मॉडरेट अमाउंट में लाइक अंडर द सुपरविजन लेंगे, तो उसका भी लाइक कोई इफेक्ट लाइक साइड इफेक्ट नहीं है उतना ज्यादा। ओके, और जैसे बात की कि कैनाबिस और लाइक दूसरी आयुर्वेदा थेरेपीज को, सो कैनाबिस इज अगेन एज आई टोल्ड कि वो भी आयुर्वेदा मेडिसिन है। ओके, सो बट जब आप दूसरी एलोपैथी मेडिसिन के साथ में उसको लाइक यूज करते हैं, ओके, सो लाइक सबसे पहले तो अगर आप कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो प्लीज इन्फॉर्म योर ऑनको डॉक्टर्स एज वेल कि आप क्या मेडिसिन यूज कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए जानना बहुत जरूरी होता है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग यू और प्लानिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कि लाइक पेशेंट क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, कभी उनसे छिपाइए मत। ओके, द अदर थिंग इज कि लाइक जो ये रहता है उनको लाइक जैसे मैंने बताया कि कीमो या दूसरी थेरेपीज की वजह से थोड़ा बॉडी में एग्रेसिव थेरेपी होता है, तो डिप्लीशन हो सकता है टिश्यूज में। सो उन साइड इफेक्ट्स को रिकवर करने में भी ये काफी अच्छा अप्रोच इन कॉम्बिनेशन विद आयुर्वेदा। ओके, एंड बेसिकली जब आप कीमो के साथ यूज करते हैं इसको, तो कीमो के टाइम पे, स्पेसिफिकली द डे व्हेन समवन इज गोइंग फॉर द कीमो सेशन, उस टाइम पे क्या होता है कि लाइक जो कीमो ड्रग दिए जाते हैं वो दूसरी मेडिसिन की जो एफिकेसी होती है या उनकी जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ओके, सो उसमें फिर ये पता करना मुश्किल होता है कि कैसे किस वजह से हो रहा है। ओके, बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस आप दूसरी एलोपैथी या वेस्टर्न मेडिसिन के साथ आयुर्वेदा को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, जब भी आप आयुर्वेदा और एलोपैथी को एक साथ यूज करते हैं, तो पहले आपको एलोपैथी लेनी है और उसके 30 to 45 मिनट्स के गैप के बाद आपको आयुर्वेदा मेडिकेशंस लेना है। ओके, एंड दूसरा जो है लाइक आई थिंक आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वो शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ये नहीं सर, आपने क्लियर कर दिया है। मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या वो सेफ रहता है लेना?
ओके, ट्रीटमेंट के हाँ, दौरान? एक और चीज लाइक देखिए, जैसे कुछ कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर किसी को कोई हार्ट का समस्या है, सो प्लीज कैनाबिस यूज करने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कार्डियक फिटनेस जरूर ले, या उनको इन्फॉर्म करें कि आप ये मेडिकेशन यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये टीएचसी जो होता है, इन द बिगिनिंग जब आप लेते हैं, सो इट मे इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड डज पाल्पिटेशन। वो मोमेंट्री लाइक काफी टाइम तक नहीं रहता है, बट इन द बिगिनिंग वो ये चीजें कर सकता है, एंड आफ्टर सम टाइम्स इट मे कॉज हाइपोटेंशन ऑल्सो। सो स्पेसिफिकली जो कार्डियक और बीपी के पेशेंट्स हैं, वो उनको लाइक अंडर ऑब्जर्वेशन ये चीजें लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर वो दूसरा बीपी का मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साथ में कैनाबिस भी ले रहे हैं, सो वो हाइपोटेंशन कर सकते हैं, लाइक बीपी को कम कर सकते हैं। और इसकी वजह से, कैनाबिस की वजह से लाइक आपको मुंह में ड्राइनेस हो सकता है, जो कि ऑब्वियस है जब आप टीएचसी और इसको सीबीडी को लेंगे। बट उसके लिए अगर आप अपना हाइड्रेशन लेवल लाइक पानी का सिप लेते रहेंगे, सो दैट इज ओके, देयर इज नथिंग मच वरीड। ओके, इसकी वजह से हल्का ड्राउजीनेस हो सकता है, जो कि हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट अगेन हमें अगर ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, सो वी हैव टू रेगुलेट द डोसेज, कि कहीं हम बहुत ज्यादा डोज तो नहीं दे रहे हैं कि पेशेंट को, क्योंकि पर्पस उनको रिकेशनली यूज नहीं करवाना है हमें, राइट? उनको हमें मेडिसिनल इफेक्ट के लिए दे रहे हैं। सो ये सब चीजें हमें ऑब्जर्व करके, अगर इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है, सो प्लीज अप्रोच योर डॉक्टर, डिस्कस विद देम एंड दे विल हेल्प यू आउट डीलिंग विद दीज इश्यूज। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल से बताया। सर, एक ये काफी लोगों को डाउट रहता है, ऑलमोस्ट सभी को, कि डाइट रिलेटेड उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी कौन से फूड आइटम्स हैं जो उन्हें खाने चाहिए जब वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसमें क्या हेल्प करेगा, इम्यूनिटी किन से पड़ेगी, तो उससे रिगार्डिंग हम आपके व्यूज चाहते थे इस पे। ओके, सो आस्था जी, डाइट रिकमेंडेशंस में लाइक ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लाइक बट आई विल ट्राई टू। सो इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले हमें आदमी को लाइक ये देखना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जैसे दोषा का मैंने बताया, सो हर आदमी का जो फंक्शनिंग होता है वो डिफरेंट रहता है। ओके, सो हमें अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम आयुर्वेदा में प्रकृति बोलते हैं, वात पित्त और कफ, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग, जैसे जो वात वाले होते हैं उनको लाइक क्या रहता है कि दे टेक इरेगुलर मील्स, लाइक उनको छोटे छोटे मील्स लेने होते हैं, बट एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ओके, उनका जो एपेटाइट और डाइजेस्टिव फंक्शनिंग रहता है वो इरेगुलर रहता है। कभी उनको बहुत ज्यादा जल्दी भूख लगेगा या बहुत जल्दी डाइजेशन होगा, कभी बहुत डिले डाइजेशन होगा। ओके, सो हमें इन चीजों को, उनके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रख के जो डॉक्टर हैं वो अकॉर्डिंगली ये डाइट प्लान वो करेंगे। ओके, इसमें हमें जैसे कैंसर आजकल बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इन द डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में। ओके, और उसमें क्या है, जो अनडेवलप्ड नेशन है उनमें लाइक उतना ज्यादा रेट्स नहीं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। सो डेवलप और डेवलपिंग नेशंस में ज्यादा है, उसका क्या रीजन हो सकता है? वन थिंग इज मॉडर्नाइजेशन, राइट? जो हमारा लाइफस्टाइल है या जो हमारे फूड हैबिट्स है, वो ज्यादा मॉडिफाई हो रहे हैं और हम लोग थोड़ा लेजी बनते जा रहे हैं। ओके, इसमें क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है जो कार्सियोजेनिक फूड होते हैं या लाइफस्टाइल एक्टिविटीज हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल कहूं तो लाइक सब लोग घर में ओवन यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर आप खाने को ओवन में बनाएंगे, उसमें हीट करेंगे, सो यू आर पुटिंग दीज लाइक फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स एडिंग इन योर फूड। भले ही आप जितना हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रोसेसिंग है वो गलत है। ओके, सो अगर आप कभी भी आप ओवन का खाना खाएंगे,
सो प्लीज ऑब्जर्व, उससे आपको गैस रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होंगे, लाइक ब्लॉटिंग हो सकता है, हाई कप्स हो सकते हैं, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ये सब चीजें ज्यादा रहेंगी, ठीक है। सो इन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है, ओके। और क्या होता है कि जब भूख लगता है उसी टाइम पे ही खाना है। आयुर्वेदा कभी ये नहीं बोलता है कि इस आदमी को इतना खाना है, इसको इतना खाना है। जब आपका शरीर आपको आपसे न्यूट्रिशन की डिमांड करता है, उसी टाइम पे ही उसको फूड प्रोवाइड करवाइए, ओके। सो इसमें क्या रहता है कि एक फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हंगर रहता है, और एक जो होता है वो फिजिकल हंगर रहता है। साइकोलॉजिकल हंगर की जैसे अभी घर वाले बाकी खा रहे हैं और आपको भूख नहीं लगा है और 8-9 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, तो घर वाले भी फोर्स करेंगे कि आके खा लो। सो हम टाइम के अकॉर्डिंग खाते हैं जबकि हमें भूख नहीं लग रहा है, ओके। सो वो खाना आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवाएगा, वो आपको टॉक्सिन्स प्रोवाइड करवाएगा जो कि आपकी बॉडी में दूसरी बीमारियां पैदा करेंगे, ओके। सो ईट व्हेन यू फील हंग्री, ओके। एंड जैसे इसमें आयुर्वेदा में बोलते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है उसको हमें लाइक हाफ ऑफ द कैपेसिटी खाना चाहिए, ओके। अगर आपको जितना फुल मील, फुल स्टमक आपको ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए, उसका मैं रीजन आपको आगे बताता हूँ। और उसमें लाइक जो लंच है, लंच इट शुड बी द हैवीएस्ट मील, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी डाइजेस्टिव फायर होती है वो काफी अच्छी स्ट्रांग होती है। एंड अगेन डिनर जो होता है, डिनर ऑल्सो इट शुड बी द लाइक लाइटेस्ट मील, ओके। सो स्पेसिफिकली लाइक हमें इन चीजों को फोकस करना होता है। दूसरा सबसे जो जरूरी चीज है कि आजकल हम लोग बहुत लाइक विटामिन सी का टैबलेट ले लिया, विटामिन डी का टैबलेट ले लिया, कैल्शियम का टैबलेट ले लिया, लाइक हम उन सब चीजों को, क्योंकि फार्मा कंपनीज जो है दे आर लाइक हैप्पी इफ यू आर टेकिंग दीज थिंग्स, ओके। बट आपका सिस्टम या आपका बॉडी हैप्पी नहीं होगा उन सब चीजों को लेके। सो प्लीज ट्राई टू गिव योर बॉडी द होल प्लांट बेस्ड फूड और होल फूड, ओके, जिसमें कि विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, ओके। उन सब चीजों को अगर आप होल फूड को अब्सॉर्ब करेंगे, सो डाइजेशन जब होगा तो आपका बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली सेपरेट करेगा उन चीजों को, इट विल हेल्प टू ब्रेक डाउन दोज थिंग्स, क्योंकि उसका फंक्शन और काम ही वही है। अदर थिंग इज लाइक अपने आप को हमेशा लाइक हाइड्रेटेड रखें, ओके। बेसिकली क्या होता है कि हम खाना खाने से पहले कई बार पानी पीते हैं, ओके, जो कि बहुत गलत है। जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो एक तरह का आग है, फायर है, इसलिए हम इसको अग्नि बोलते हैं आयुर्वेदा में। अगर आप अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो आप अग्नि को कम कर रहे हैं, तो वो आपका डाइजेशन कैसे करेगा, ठीक है। सो खाना खाने के एटलीस्ट 30 मिनट्स तक शुरू में आप पानी ना पीजिए, ओके। खाना खाने के बाद भी इमीडिएटली, खाना जब आप खत्म करते हैं उसके बाद भी इमीडिएटली फॉर 30 to 45 मिनट्स तक पानी मत पीजिए। ड्यूरिंग द मील जितना आपका बॉडी डिमांड कर रहा है उतना बीच में पानी का सिप लीजिए, ओके। सो ये चीज थोड़ा सा अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आपका जो बॉडी होगा, क्योंकि वो उसको प्रोवाइड लाइक प्रॉपर लिक्विफिकेशन करेगा, क्योंकि जो डाइजेशन में हेल्प करेगा हमारे खाने के, ओके। या जी सर, थैंक यू सो मच। आपने डाइट रिलेटेड इतना अच्छे से आपने पूरा एक्सप्लेन किया। सर एक ये क्वेश्चन है काफी कॉमन, दैट जैसे कि मतलब बोला जाता है जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो जाता है तो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद रेकरेंस के चांसेस भी काफी बार रहते हैं, बहुत केसेस में रहते ही हैं। तो उसको कंट्रोल करने में भी क्या आयुर्वेदा हेल्प करेगा? क्या मेडिकल कैनबिस रिकरेंस के चांसेस को कम करने में हेल्प कर सकता है? ओके, सो इसमें आस्था जी लाइक जैसे मैंने शुरू में बताया कि आयुर्वेदा में काफी थेरेपीज हैं, ओके। सो उसमें एक लाइक ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य ऊर्जस्कर, जिसमें क्या होता है कि उस ट्रीटमेंट में हम वो प्रोटोकॉल्स डेवलप या अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें जो हेल्दी पेशेंट्स हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कैंसर से रिकवर हुए या दूसरे डिजीजेस से, या फिर वो ऑलरेडी हेल्दी हैं, सो उनके लिए हम उस थेरेपी को अप्रोच और प्लान करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जो पर्सन हेल्दी है उनका हमें स्टेट ऑफ हेल्थ जो है और स्टेट ऑफ बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। कैसे?
उसको हमें एक तो लाइक विद प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल, ओके, उसको हमें डाइट और लाइफस्टाइल को तो वी कांट इग्नोर कभी भी। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, दीज आर द इनहेरिएंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ओके। सो डाइट और लाइफस्टाइल को हमें फोकस करना है। उसके साथ में जैसे आयुर्वेदा में दूसरी पंचकर्मा थेरेपीज रहती हैं, ओके, और या दूसरी लाइक सपोर्टिव थेरेपीज भी होती है जिसको हम उपकर्मा बोलते हैं, ओके। सो उन थेरेपीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उनके साथ में लाइक जो हमारे आयुर्वेदा में लाइक इम्यूनिटी बूस्टर रहते हैं, ओके। इम्यूनिटी बूस्टर इन द सेंस कि ये जो हर्ब्स होते हैं ये हमारे लाइक जो दोषा, बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो, जो ये लाइक खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट पार्ट होता है हम वो हमारी बॉडी के लाइक टिश्यूज को नरिश करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है इन टर्म्स ऑफ स्टूल और यूरिन वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है, ओके। सो जब ये वेस्ट मटेरियल अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है या हमारा डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, सो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस जिसको हम लाइक फूड पॉइजनिंग या फिर लाइक फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स भी बोलते हैं। ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं और ये धीरे धीरे लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक 6 महीने भी ले सकते हैं, साल भी ले सकते हैं, ओके। सो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जो हमारे सेल्स लाइक बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनके जो न्यूरिशमेंट होता है उसको रोकते हैं, ये उसको प्रॉपरली नरिश नहीं होने देते हैं। सो उन सब लाइक जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लाइक कॉमनली लाइक आयुर्वेदा में, ओके क्या ले रहे हैं, चलो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। सो जो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये उनको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किल करने में या उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। सो इन सब कंडीशंस में हमें फर्स्ट जो हमारा लाइक एपेटाइट, डाइजेशन और बोवल मूवमेंट्स, इन तीनों को हमें रेगुलेट करना है। इन तीनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों सही होंगे तो प्रॉपर नरिशमेंट होगा लाइक टिश्यूज का, और जो नरिशमेंट हम बॉडी को प्रोवाइड करवाएंगे उसमें हमें स्पेसिफिक डाइट और स्पेसिफिक हर्ब्स को अकॉर्डिंग टू द साइट और अकॉर्डिंग टू द टिश्यूज उसको हम चूज करके उस पर फोकस टारगेट टिश्यूज के नरिशमेंट के उसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे कि कैंसर के दौरान जो मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान और कैंसर ट्रीटमेंट के बाद लाइफस्टाइल हैबिट्स ऐसी कौन सी हैं जिन्हें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मेनली मेंटल वेलनेस क्या होता है, और ऐसी क्या लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। ओके, देखिए लाइफस्टाइल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें लाइक 3-4 चीजें हैं जिनको हमें फोकस करना है, जिनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सो द फर्स्ट इज लाइक ऋतुचर्या। ऋतुचर्या दैट मीन्स सीजनल रिजमन, लाइक जो हमारा सीजन है। देखिए जैसे दूसरी कंट्रीज की नहीं, मैं इंडिया की बात करता हूं, जो फूड और जो लाइफस्टाइल आपका नॉर्थ ऑफ इंडिया में हेल्दी है वो साउथ ऑफ इंडिया में नहीं होगा। जो चीजें आप साउथ ऑफ इंडिया में इन टर्म्स ऑफ फूड और लाइफस्टाइल हेल्दी हैं उनको आप नॉर्थ ऑफ इंडिया में एज ए हेल्दी नहीं खा सकते हैं, ओके। सो प्लेस टू प्लेस ये चीजें चेंज करती हैं। सो हम कहाँ पे रहते हैं, उस जगह का जो एरिया है, उस जगह का जो इन्वायरमेंट है, उसका जो सीजन है, उन चीजों को हमें ज्यादा अडॉप्ट करना चाहिए, ओके। और हमेशा आजकल जैसे सुपरमार्केट्स हैं, सो सुपरमार्केट भी एज पर मी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि सुपरमार्केट भी सबसे बड़ा कॉज है बीमारियों का, क्योंकि उनकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल खा रहे हैं। क्योंकि अब एप्पल ही है, एप्पल साल में एक बार रेडी होता है, ओके। आप उसको थ्रू आउट द ईयर कहीं भी आप सुपरमार्केट में जाएंगे आपको मिलेगा, राइट। सो आपको सीजन का पता ही नहीं चलेगा किसी भी चीज का। अब वेजिटेबल्स है, आप कभी भी सुपरमार्केट में जाएंगे बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनिक, दे विल टेल सर हमने अभी ग्रो किया है हमारे अपनी फार्म से, सो प्लीज आप इनको लीजिए। सो सीजनली चीजें ग्रो होती है क्योंकि नेचर ने
इसीलिए हमें वो चीजें प्रोवाइड की हैं कि उसी टाइम पे ही खानी है वो। अगर आप उनको दूसरे सीजन में खाएंगे तो उस टाइम पे वो आपकी बॉडी में डिजीज मैनिफेस्ट कर सकती हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा जानिए, ना कि खाली ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में, बट आपकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी। जैसे जो ये वात होता है, ये वात का जो प्रॉब्लम्स होता है वो रेनी सीजन में ज्यादा रहता है। वो रेनी सीजन में क्यों रहता है? क्योंकि अगर हम समर सीजन में कोई वाता एग्रीवेटिंग फूड या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो वो बीमारी हमें रेनी सीजन में ज्यादा होगी। ओके। और जो पित्त होता है, पित्त की जो बीमारियां होती हैं वो ये हमारा जो ऑटम सीजन होता है उसमें ज्यादा होती है। सो अगर हम रेनी सीजन में पित्ता को जो लाइफस्टाइल या फूड उसको एग्रीवेट करेगा तो वो आपको अगले सीजन में बीमारी देगा। सिंपल अगर मैं अभी कहूं एट प्रेजेंट, जैसे अभी अर्ली विंटर है, ओके, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो लोग शायद सुन रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस करते होंगे इन चीजों को। अभी हमारी बॉडी में ये 1-2 महीने थोड़ा ड्राइनेस, हमारी स्किन ज्यादा ड्राई होगी, या आपको ड्राई कफ होगा, या आपके गले में लाइक इरिटेशन सा होगा, सोर थ्रोट, ये प्रॉब्लम्स इस टाइम पे इस सीजन पे ज्यादा होती है। सो इनको सीजनल प्रॉब्लम बोलते हैं। सो हमें वही लाइफस्टाइल और फूड अडॉप्ट करना चाहिए जो सीजन के अकॉर्डिंग हो। जैसे अभी अगर आप बॉइल्ड वाटर प्रोसेस्ड विद जिंजर उसको पिएंगे तो आपको गले का प्रॉब्लम या खांसी ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो हमें सीजन के अकॉर्डिंग अपने फूड और लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। ओके। दूसरा क्या चीज है कि जो डेली रिजमन मतलब सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं। ओके। एंड इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्लीज इसको फोकस करेंगे तो आप अपनी लाइफ में इन चीजों को ज्यादा इजिली समझेंगे। देखिए, सुबह का जो फर्स्ट टाइम होता है, जैसे हमारा दिन और रात 24 आवर्स का डे होता है, 24 आवर्स का नाइट होता है। ओके। और 24 आवर्स का एक पूरा दिन होता है। ओके। सो पहले का जो लाइक फर्स्ट फेज ऑफ द डे जो होता है, लाइक फ्रॉम अर्ली लाइक सन राइजिंग से लेके, ओके, लाइक अप्रोक्स लाइक अगर मैं बताऊं तो 6 to 10 AM, ओके, उस टाइम पे जो है वो कफा ज्यादा डोमिनेट होता है। ओके। सो अगर आप सनराइज से पहले उठेंगे, सूरज उगने से पहले उठेंगे, तो आप थोड़ा बॉडी में और माइंड में ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। आपका बॉडी और मेंटल जो कोऑर्डिनेशन होगा वो ज्यादा बैलेंस्ड होगा। सो हमेशा प्लीज मेक दिस हैबिट कि आप सूरज के उगने से पहले उठे। उठने से आपको सबसे पहले क्या करना है? मुंह धोइए, ब्रश योर टीथ, अपने नेचुरल अर्जेस जो हैं उनको अटेंड कीजिए, और उसके बाद में सबसे पहले कीजिए मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई आपको अलग टेक्निक अडॉप्ट नहीं करना है। कहीं भी नेचर में बैठिए, क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ द नेचर। हवा कैसे चल रही है, वर्ड्स कैसे वो कर रहे हैं, आप उन चीजों पे फोकस कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, आपके चेस्ट में या आपके एब्डोमेन में कैसे एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ओके। उसके बाद में मेंटल एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि जब तक माइंड एक्टिवेट नहीं होगा बॉडी नहीं एक्टिवेट हो पाएगी, सो देन गो फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद में ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने बताया कि सुबह के टाइम पे ये कफ जो होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। सो ये बॉडी को लाइक हैवीनेस करता है। सो इसलिए इस टाइम पे हमें ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना चाहिए। ओके। अदरवाइज इनडाइजेशन हो सकता है। और दूसरा क्या है, स्टमक जो है सुबह उठने के बाद लाइक 2-3 घंटे के ज्यादा ये खाली नहीं होना चाहिए। अगर 2-3 घंटे से ज्यादा ये खाली होगा तो ये आपके स्टमक में गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो आपको ब्लॉटिंग या इरेगुलर डाइजेशन या आपका इंपेयर डाइजेशन होगा उनकी वजह से। ओके। फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल ऑफिस या घर का काम कीजिए। लंच जो है उसको आप हैवी मील लीजिए अकॉर्डिंग टू वन कैपेसिटी। ओके। फिर उसके बाद इवनिंग के टाइम पे हमारा एनर्जी थोड़ा कम होता है, तो उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको कम कीजिए। ओके। एंड उसको फिर लाइक रात के टाइम पे ट्राई टू टेक, एज आई टोल्ड, कम खाने का ट्राई कीजिए। और
खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे मत लेटिए। ओके, मिनिमम 1 to 2 hours सोफे पे बैठिए, फैमिली से बात कीजिए। ओके, वो सब चीजें थोड़ा कीजिए। एंड देन उनके बाद लाइक ट्राई टू गो टू बेड बिफोर 10 to 11। ओके, उस टाइम पे अगर आप जाएंगे तो आपको नींद आराम से आएगा और जल्दी आएगा। अगर आप 11 बजे के बाद जाएंगे सोने के लिए तो आपको 1-2 बजे तक नींद नहीं आ सकता है। ओके, उसको आप एक अडोप्ट कीजिए डेली लाइफ में। ओके, और लाइक सद्वृता, सद्वृता मतलब इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये मोस्टली लाइक हम किसी से बात, किसी को अब्यूज मत कीजिए, सबसे प्यार से बात कीजिए। लाइक ना तो बुरा सुनिए ना बुरा कहिए। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का इतने डिटेल में आंसर दिया। एंड ये लास्ट में जो आपने लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में बताया, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एंड आई एम श्योर कि इससे कई पेशेंट्स और केयर गिवर्स को हेल्प मिलेगी। हम लोगों पे कुछ और क्वेश्चंस हैं एंड कुछ लोग आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सो जी हम लोग सेशन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक एक करके उनके भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। एंड मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगी दैट हमने ये जो zenonco.io का फोन नंबर है एंड हमारी जो ऐप डाउनलोड लिंक है वो मैंने ग्रुप चैट पे शेयर कर दी है। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो आप इस जो नंबर है उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐप डाउनलोड करके उस पर भी पूछ सकते हैं। एंड इस सेशन के बाद हम लोग आपकी जो क्वेरीज हैं वो डायरेक्टली आपको आंसर करेंगे। एंड अगर आप डॉक्टर सत्येंद्र के साथ 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं डिटेल में, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप इस पे अपने क्वेश्चंस या डाउट्स लिख सकते हैं। या एंड एक बार मैं हमारा जो नंबर है वो भी रिपीट कर देती हूँ, वर्बली भी बोल देती हूँ। इट इज 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ नंबर, वो है 9930709000। तो अंबिका नंदन जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं काफी देर से। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ एंड आपकी जो क्वेरी आप पूछ सकते हैं। मैडम, मैं दो चीजें जानना चाह रहा था। सर ने मुझे जो बताई अभी कि सीबीडी ऑयल, ये सीबीडी ऑयल अपने जो प्लांट है उसका क्या हिंदी में या अपने आयुर्वेद में क्या नाम है? दूसरी जो मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो ये प्रश्न है, आप लोग कैंसर में हीरक भस्म, ताम्र भस्म, रजत भस्म, इन तरह की चीजें काम में लेते हैं, जबकि मॉडर्न साइंस ये कहती है कि मेटल का कोई भी चीज यूज ना करें। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी सर। डॉक्टर ओके, सत्येंद्र। आप यस यस मैडम, यस। एक मिनट सर, आपने जो भी चीजें बताई वो एक जनरल चीजें बताई, 1 घंटे के सेशन में लगभग 50 मिनट वो चीजें बताई हैं जो लोग वक्त जानते हैं। आप जी लोग 1 घंटे सेशन जो अलॉट कर रहे हैं वो इसलिए है कि लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी मिले। तो मेरा सर, एक ये सवाल। जो बेसिक चीजें हैं इनको ही जानना, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया कि जो पॉजिटिव किसी भी बीमारी का जो कॉज होता है वो या तो हमारे खाने में होगा या लाइफस्टाइल में होगा। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को ही हमें बैलेंस करना है। और बिल्कुल। आयुर्वेदा जैसे फंक्शन करता है, सो वही चीजें ही हमें जाननी है। अब बिल्कुल। ये एक लाइक अवेयरनेस है, तो इसमें मैं ट्रीटमेंट का तो नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसे बिल्कुल। ये ट्रीटमेंट है, राइट? बिकॉज उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। सो जी जैसे आपने मुझे जो क्वेश्चन किया कि आयुर्वेद में इसको, इसका आयुर्वेद में लाइक भेजिया या भांग करके बोलते हैं। ओके, इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें दो वेराइटीज रहती है, एक को हम कैनाबिस इंडिका और एक को कैनाबिस सैटिवा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है सर कि कुछ आयुर्वेदा की बहुत क्लासिकल मेडिकेशंस भी हैं जिनमें ये बहुत पहले से यूज होता है। सर, क्लासिकल मतलब जो हजारों सालों से यूज होती आ रही है। सर मैं और जो आपने ये पूछा मुझे कि हीरा या फिर दूसरी गोल्ड भस्म, राइट? या फिर मरकुरी, मरकुरी भी हम काफी मेडिसिन में यूज करते हैं। ओके, जब हम इन चीजों को यूज करते हैं तो इनका लाइक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। अगर मैं आपको सिंपल मरकरी का बताऊं तो मरकरी को हम प्यूरिफाई करने में 7 डेज लगते हैं। उसके बाद इनको इंटरनल यूज के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। बट हाँ, जब आप किसी भी तरह का कोई भी मिनरल्स लेते हैं तो इट शुड बी टेकन अंडर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द डॉक्टर।
क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन ऑफ मिनरल्स कैन बी डेंजरस। जी। एंड अंबिका जी, मैं भी ये बोलना चाहूंगी, एक्चुअली जो सेशन है ये पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए है, बिकॉज मैडम डॉक्टर जो आपको आपकी मैं कह डिटेल रहा में हूँ। बताएंगे आपकी क्वेरीज, वो हेलो जो वन ऑन वन कंसल्टेशन होता है उसमें है बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपकी रिपोर्ट्स नहीं पता, हमें हमें आपकी मतलब डिटेल बात में नहीं पता है। मैडम मैं जनरल बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको जी बताना चाहिए, क्योंकि जो आपका सेशन है केवल जनरल चीजों के लिए नहीं है। आपने एक जी तरह से कैंसर पेशेंट के लिए 1 घंटे का या 2 घंटे का जो सेशन रखा वो रख, और उसमें जी जनरल चीजों के अलावा स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो बतानी चाहिए। आजकल जी आयुर्वेद में अधिकतर चिकित्सक आयुर्वेद के हीरक भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, इस तरह की चीजें भस्म जो मेटल की दे रहे हैं, और वो प्यूरिफाई है, वो ब्रांडेड कंपनी की है, चाहे किसी भी कंपनी की आप ले लो, उनसे जी वो लोग आ रही है, प्यूरिफाई होकर आ रही हैं, और वो लोग इन चीजों को दे रहे हैं। अब जी ये चीजें क्या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो जी जी अंबिका जी, बिल्कुल देनी चाहिए ये चीजें। अब देखिए, क्योंकि ये चीजें अभी से नहीं यूज हो रही हैं, ठीक है। अब मेरी तरफ से या दूसरे जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हम क्या चीज दे रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल चीज वो होता है कि जब आप गूगल पे देखते हैं कोई चीज, गूगल इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट गूगल कांट रिप्लेस द डॉक्टर। सो लाइक अगर आप इन चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज बात कीजिए। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो आप मुझसे इस बारे में मिलके बातें कर सकते हैं। मैं मैं आपको भी आराम से विद टाइम एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये चीजें, क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन यूज की जाती है तो उनके अकॉर्डिंग उनको स्टडी करने के बाद ही उसको किया जाता है। सो ये बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि मिनरल्स यूज किए जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई बॉडी पे बैड इम्पैक्ट रहता है, तो क्योंकि डॉक्टर एडवाइस करता है और वो बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। मैं गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर हूँ, मैं पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट में आयुर्वेद में। ओके। और इसलिए मैं आपसे इस चीज में जानना चाह रहा था कि मॉडर्न साइंस इसकी मना कर रहा है और आयुर्वेद वाले इसको दे रहे हैं, क्या ये सर, सही है? मॉडर्न साइंस का अगर मैं एक बात कहूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न साइंस आयुर्वेद को लेके अडॉप्ट कर रहा है। अब मैं बहुत सारी, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे तो बहुत सारे आजकल आप हर्ब्स देखेंगे अभी मैं जिनमें क्या हो रहा है कि वो हर्ब्स के केमिकल्स को लेके, हर्ब्स के इंग्रेडिएंट्स, उनके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उनको एक मॉडर्न नाम देके उनको यूज कर रहे हैं। मेरा डिसीजन जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो ये नहीं है वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अपन ये सोच रहे हैं क्या ये वास्तव में सही है देना या नहीं है, आपके सर, विचार। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सही है, और डॉक्टर दे रहा है तो, क्योंकि डॉक्टर वो उनकी बॉडी को एनालाइज, प्रॉपर डायग्नोज के बाद ही मेडिसिन देंगे। बट हाँ, अगर कोई सेल्फ मेडिकेट कर रहा है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज का साइड इफेक्ट्स रहता है, अगर कोई सेल्फ मेडिकेट कर रहा है तो फिर सही नहीं है। और जैसे लाइक आपने पूछा ये कि राजस्थान से हैं आप, सो बेसिकली जो मिनरल प्रिपरेशंस होती हैं वो महाराष्ट्र या नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू साउथ ऑफ इंडिया। जी जी, थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर। एंड अंबिका जी, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आपने जो क्वेश्चन बताया, ये सेशन उसके लिए ही है। हम इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग और क्वेश्चंस, इन जो ये क्वेश्चंस है ये और क्वेश्चंस लेके आए ताकि हम इनके बारे में डिस्कस कर सकें। तो अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एक बार हम वन बाय वन बाकी लोग के भी क्वेश्चंस लेंगे, फिर वापस से आपके क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो आप चैट पे लिख दीजिए। एंड डॉक्टर सतेंद्र, एक ये क्वेश्चन काफी पेशेंट्स को होता है, एंड ज्योति जी भी ये जानना चाह रही हैं कि मिल्क और शुगर कंजम्पशन का क्या करना चाहिए, क्या पाम जैगरी ले सकते हैं, और मिल्क में क्या मतलब तब ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अगेन सिंपल चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं इसमें हमें जानने के लिए, आस्था जी, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक चीजों को ही डिस्कस करना है और उनको ही समझना है, क्योंकि उसी में ही उनका कॉज है। अब अगर मिल्क की बात मैं करूं, ओके, सो लाइक हर कोई लाइक पेस्टराइज मिल्क, या हमें जो मार्केट खासकर सिटीज में नेचुरल मिल्क नहीं होता है,
आपको पता नहीं है आप वो गाय क्या खा रही है या मिल्क का सोर्स क्या है, राइट? सो उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। ओके, सो इसी वजह से ज्यादातर लोगों को आजकल लाइक मिल्क की वजह से एलर्जीज भी होती हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या फोकस करना है कि लाइक इन जनरल पूछ रहे हैं वो या डिजीज कंडीशन में पूछ रहे हैं? जी नहीं, उन्होंने इन जनरल पूछा है। इन जनरल देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ के। ओके, जिसको प्रकृति बोलते हैं और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इन चीजों के बारे में पढ़िए, आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। अभी टाइम की वजह से मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ ये। बट जो कफ वाले होते हैं उनके लिए जो मिल्क है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लाइक अगर लेना भी है तो लिमिटेड अमाउंट में उनको लेना है। लेकिन जो वात और पित्त वाले हैं वो मॉडरेट अमाउंट में इसको ले सकते हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मिल्क ले रहे हैं और मिल्क को आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक लेंगे, सो उस मिल्क की वजह से आपको ब्लॉटिंग भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकता है, इंडाइजेशन भी हो सकता है। ओके, सो प्लीज खाली पेट में थोड़ा सा हल्का कुछ हो तो उसके बाद लीजिए। ओके, और दूसरा चीज क्या है कि जो ये मिल्क होता है, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनमें लाइक जिनका बॉवल सिस्टम लाइक बहुत सॉफ्ट वॉवल्स होते हैं। लाइक हल्का सा मिल्क या जैगरी या कुछ भी लेते हैं वो। ओके, सो उनको लूज मोशंस या डायरिया इंड्यूस हो सकता है। सो इस केस में हमें उनके बॉवल सिस्टम को भी माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंगली हमें लेना है। अब जैसे किसी का रेगुलर मोशन लाइक कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये स्टूल को सॉफ्ट करने में उनको काफी अच्छा हेल्प करेगा। लेकिन अगर किसी को लाइक मोशन बोवल मूवमेंट्स रेगुलर हैं, अगर वो ले रहे हैं तो उनको डायरिया भी हो सकता है इसकी वजह से। और जैसे उन्होंने बताया कि पाम जैगरी, सो जी मैं सजेस्ट करूंगा कि शुगर, रिफाइंड शुगर की जगह अगर आप जैगरी यूज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आयरन, मिनरल्स, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। और शुगर, जो रिफाइंड शुगर है वो बीमारियां ही देगी। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ये क्वेश्चन काफी लोगों का था, इनफैक्ट 2-3 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। सो थैंक यू सो मच सर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एंड मैं सबको बताना चाहूंगी, मैंने वापस से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ऐप डाउनलोड लिंक यहाँ पे शेयर करी है चैट पे, तो आप लोग की आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उस पे पूछ सकते हैं, बिकॉज अब टाइम जो है वो एक्सीड हो गया है एंड डॉक्टर की भी आगे और कंसल्टेशंस होंगी, तो हम लोग इससे आगे एक्सीड नहीं कर सकते सेशन। बट वी होप दैट हम लोग वापस से डॉक्टर के साथ ऐसा इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं। एंड डॉक्टर सतेंद्र, मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर करे, एंड आई एम श्योर कि इससे कई पेशेंट्स और केयर गिवर्स को हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू आस्था जी। एंड मैं यहाँ पे जितने लोगों ने सेशन अटेंड किया तो उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, और दूसरे जो देख भी रहे होंगे या आगे देखेंगे। सो देखिए, ये सब चीजें जो है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीजों को ऐसे लेते हैं कि बहुत बेसिक चीजें, हम तो ये जानते हैं डॉक्टर हमें नई चीजें क्या बता रहे हैं। ओके, लेकिन वो चीजें हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट कर रही हैं उनको हमें समझना है। क्योंकि कोई भी बीमारी है वो ऐसे नहीं चल के आएगी, कि कोई भी इन्फेक्शन है वो ऐसे नहीं क्रिएट होगा। उसके लिए हम इन बेसिक चीजों को इग्नोर करते हैं, या हमें लगता है कि हमें पता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर आके हमें कुछ पता नहीं बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करेगा या बोलेगा। तो बेसिक चीजों को हम जितना सिंपल रखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बीमारियां को प्रिवेंट करने में और उनको ट्रीट करने में उतना ही आसान रहेगा। सो प्लीज, फूड और लाइफस्टाइल, इन दोनों चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आधा से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो अपने आप कम होंगी। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स थेरेपी और ट्रीटमेंट करेंगे। बट ये अगर आप सोचेंगे कि खाली मेडिसिन खाने से कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, तो फिर जब तक आपका जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जब तक आप पॉजिटिव फैक्टर को स्टॉप नहीं कर रहे हैं तब तक वो बीमारियां नहीं ठीक होंगी। चाहे कोई भी मेडिसिन हो, जब तक ये चीजें नॉर्मल या बैलेंस नहीं होंगी वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होगा।
जी सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली है। सबसे मेन लाइफस्टाइल ही होता है। जितना अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा, उसी का उतना ही अच्छा आपका ट्रीटमेंट आउटकम आएगा। सो जी थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स। आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में अभी भी मुझे लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के लिए सेशन में ही हूँ, एंड सेशन के बाद हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।